संविधान का निर्माण। उस दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरे देश में, खासकर पंजाब और बंगाल प्रांत में बहुत लड़ाइयां और दंगे होने लगे थे। इस कारण कांग्रेस लीडर को सांप्रदायिकता के आधार पर पार्टीशन के लिए हां बोलनी पड़ी। अप्रैल 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का तीसरा सेशन और उस मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और फंडामेंटल राइट्स कमेटी को अडॉप्ट कर लिया गया। इस सेशन के दौरान 29 अप्रैल 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। इस रेजोल्यूशन को पास कराने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। लॉर्ड वेवेल भारत की उथल पुथल वाली स्थिति को संभालने में असमर्थ थे, इसलिए उनको रिप्लेस करके लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की नियुक्ति कर दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट से विचार विमर्श करके माउंटबेटन 3 जून 1947 को इंडिया आए और उन्होंने अपने प्लान की घोषणा की जिसमें भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात कही गई थी। जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको दोनों में से कोई भी एक देश चुनने का मौका दे दिया गया था। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि गांधी जी को हमेशा से सांप्रदायिकता के अनुसार देश के विभाजन के खिलाफ थे। उनको भी इस विभाजन के लिए हां बोलनी पड़ी और ये सिर्फ वो ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिल को मनाया है। इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया गया था और कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ही देश की पहली पार्लियामेंट घोषित कर दिया गया था। अंबेडकर जी मूलतः बंगाल प्रोविंशियल असेंबली द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए थे और बंगाल हिंदू मुस्लिम मसले के कारण अलग हो रहा था। बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में M.R. जयकर ने इस्तीफा दे दिया और वहां का पद खाली था, इसलिए उनको अब वहां से निर्वाचित होना था। जुलाई 1947 के चौथे हफ्ते में आजाद भारत की पहली कैबिनेट के सदस्यों के नाम की घोषणा होनी थी। विचार विमर्श के बाद सरदार पटेल, S.K. पाटिल, जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी से एक कमरे में मुलाकात की और उनसे कैबिनेट के कानून मंत्री का पद संभालने के लिए पूछा। नेहरू जी ने फिर गांधी जी से भंगी कॉलोनी नई दिल्ली में मिलकर उनकी सहमति मांगी। नेहरू श्याम प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे, जो कि हिंदू महासभा के सुप्रसिद्ध लीडर थे। आजाद भारत के लिए मुखर्जी और अंबेडकर दोनों अपने विवाद भुला के भारत का महान इतिहास लिखने को राजी हो गए। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने उन नामों की घोषणा की जो भारत का संविधान लिखेंगे। पहला विभाजन, दूसरा भारत के लोगों का पाकिस्तान जाना, तीसरा पाकिस्तान जो कि लोगों को अपने झूठे वादों से लुभाकर अपने साथ ले जाना और फिर उनकी सुरक्षा तक ना कर पाना, इन सारी बातों ने अंबेडकर को बहुत दुख पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तान को खत लिखकर उनकी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान नीचे वर्ग के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है और उन्हें इस्लाम में तब्दील होने के लिए दबाव डाल रहा है, और यही हाल था हैदराबाद का भी। उन्होंने तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पाकिस्तान से हिंदुओं को वापस लाने की मांग भी की। ये बात तो सभी को पता है कि भारत के नए संविधान में उनका कितना बड़ा हाथ था। अंबेडकर जी ने अब खुद को संविधान बनाने के कार्य में गले तक डुबा लिया था। खुद की सेहत खराब होती जा रही थी, पर फिर भी उन्होंने अकेले ही इस काम में अपनी जान झोंक दी थी। अंबेडकर जी ही भारत के संविधान के आर्किटेक्ट थे। इसका वर्णन कृष्णमाचारी ने बहुत ही खूबसूरती से किया। उन्होंने कहा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा नॉमिनेटेड 7 सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई और अभी तक उनका पदभार किसी ने नहीं संभाला। एक ज्यादा समय अमेरिका में रहते हैं और उनकी जगह कोई नहीं आया। तीसरे अपना ज्यादा ध्यान स्टेट के कामों में लगाते हैं और बाकी ज्यादातर दिल्ली से बाहर ही रहते हैं। आखिरकार संविधान के आलेखन का सारा भार अंबेडकर जी पर आ गया और कृष्णमाचारी ने आगे कहा कि हमें अंबेडकर जी का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से किया है। संविधान का ड्राफ्ट फरवरी 1948 के अंत में खत्म हो गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास किए गए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिक फीचर थे। पहला कि पूरे विश्व में ये पहला लिखित संविधान था। दूसरा ये कि व्यापक होने के साथ साथ इसमें शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान पूर्वक किया गया था। ये संविधान लचीला पर दृढ़ भी था। आखिरी इसमें समय के साथ बदलाव भी किए जा सकते थे।
संविधान बनाने के बाद वो इतना थक गए थे और उनकी सेहत में भी गिरावट आ गई थी, इसलिए वो बॉम्बे आ गए, जहां पर उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया। उन्होंने फिर डॉक्टर सविता कबीर से दोबारा शादी की। नई दिल्ली में सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये विवाह संपन्न हुआ। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी रीडिंग पर अंबेडकर जी ने आजाद भारत के लोगों को स्पीच दी। उसमें उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 में हम लोग विरोधाभास में कदम रखने जा रहे हैं। एक तरफ तो राजनीति में तो हम लोग समान हैं, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत असमानताएं हैं। राजनीति में वन मैन वन वोट या वन मैन वन वैल्यू है, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में इस प्रिंसिपल का खंडन होता है। हम कब तक इस विरोधाभास से भरे जीवन को जीते रहेंगे? हम लोगों को इस विरोधाभास को खत्म करना होगा, नहीं तो ये भारत के लोकतंत्र को खत्म कर देगा। अंबेडकर जी का ज्ञान, चाहे वो इतिहास हो या एंथ्रोपोलॉजी हो या भारत की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो, इन सब चीजों ने अंबेडकर जी को संविधान बनाने में बहुत सहायता की। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों और प्रेस ने अंबेडकर जी की बहुत सराहना की और उन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी नवाजा। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने न केवल दलितों के लिए वरन हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर भी काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पेश किया।